नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। तो आज हम करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों 25 फरवरी 25 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाएं, सेशन को शेयर कर दें आप लोग। और जैसा कि आज सैटरडे है और कल संडे है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि जितना भी आप लोगों ने अभी तक का पढ़ा है उसका रिवीजन कल आप करेंगे, क्योंकि कल क्लास आपकी चलती नहीं। तो जितना भी अभी तक का आप लोगों ने पढ़ा है या जिन लोगों ने अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाई है उनका आप लोग रिवीजन करिए। और साथ ही साथ जो कुछ भी अभी मैं आप लोगों को क्लास के दौरान जो क्वेश्चंस पूछूंगी उनका भी आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो सेशन से जुड़ जाइए आप लोग और शेयर करिए सेशन को ज्यादा लोगों को। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के किस जहाज ने भाग लिया। प्रश्न से ही एक प्रश्न बन गया है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और यहाँ पे नौसेना रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? अबू धाबी। अबू धाबी किसकी कैपिटल है दोस्तों? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है। और यहाँ पे भारत के किस जहाज ने भाग लिया, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है, जिन्हें आंसर पता है वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और करेक्ट आंसर इस डी है, आईएनएस सुमेधा जो है इसने भाग लिया है इस प्रदर्शनी में, जो कि अबू धाबी में आयोजित की गई है। आइए इसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ देख लेते हैं। तो ये संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी, और वहां पे आयोजित किया गया है नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी। और इस अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में बात करें, भारतीय नौसेना का पोत है आईएनएस सुमेधा, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसने इसमें भाग लिया है, ठीक है। इसमें बात करें इस जहाज के बारे में, यानी कि इस पोत के बारे में बात किया जाए आईएनएस सुमेधा के बारे में, तो देखिए ये स्वदेशी रूप से निर्मित की गई है, यानी कि इंडिजिनियसली ये निर्मित है। और यहाँ पे बात करें तो ये सरयू श्रेणी की नौसेना अपतटीय गश्ती पोत का तीसरा संस्करण, यहाँ पे तीसरी जहाज है, ठीक है। किस श्रेणी की है ये? सरयू श्रेणी की है ये। और इसे जो है 7 मार्च 2014 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस श्रेणी की ये जहाज है, और ये 2014 को ही भारतीय नौसेना में इसको कमीशन किया गया था। यहाँ पे बात करें, इसका जो निर्माण किया गया था स्वदेशी रूप से किया गया था, ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत। और ये कहाँ किया गया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया था स्वदेशी रूप से, ठीक है। और इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें, किसकी? आईएनएस सुमेधा के, तो ये हथियारों और संरक्षण के एक प्रभावशाली सारणी से सुसज्जित है, ठीक है। हथियारों को ले जाने में सक्षम है। और ये जो है इसकी विशेषता, ध्यान रखिएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इसका स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया था। कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण जो है तथ्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थे, जिसमें हम सबसे पहला देखेंगे कि कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। देखिए प्रोजेक्ट 75 चलाया जा रहा है, और प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत जो 5वीं पनडुब्बी है आईएनएस वागीर, ध्यान रखिएगा कि किस श्रेणी की है? कलवरी श्रेणी की, और इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी किया था। वहीं अगर चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी की बात करें, जिसको कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है दोस्तों, क्या नाम है? वेला। ये सारे ना आपको पता होने चाहिए, वेला, और यहाँ पे जो है कौन सा दोस्तों? आईएनएस वागीर, ये सब आपको पता होना चाहिए। वही बात किया जाए कि देखिए कुछ युद्धाभ्यास भी हैं, उनके बारे में देख लीजिए, जो कुछ दिन पहले अभी चर्चा में थे। सबसे जो हम मध्याभ्यास की बात करें, ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, जिसका नाम है वरुण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वरुण अभ्यास जो हुआ था, ये भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच में आयोजित किया गया था इस वर्ष, और ये 21वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया था। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। वही बात करें, एक अभ्यास है जिसका नाम है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, जो कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया अभ्यास है। ये भी कुछ दिन पहले चर्चा में था, जिस कारण से इसको शामिल किया गया है। हमने बात की यहाँ पे वरुण अभ्यास। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, चूंकि मैंने बोला कल संडे है और आप लोग के जो है काफी टाइम होगा चीजों को रिवीजन करें, और जब रिवीजन करेगा तो आप मुझे बताइएगा कि मैंने और कौन कौन से अभ्यास बताए थे जो भारत और फ्रांस के बीच में जो है
तीनों ही सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। कौन कौन से वो अभ्यास है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी ध्यान रखिएगा कि नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी अबू धाबी में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जो है पोत, क्या नाम है, भारतीय नौसेना पोत INS सुमेधा ने भाग लिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था 21 फरवरी को, उसके बाद से जो है पुरस्कार भी दिया गया। और ये पुरस्कार कैसे दिया गया है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को दिया गया। ये पहले भारतीय हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। और ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा से संबंधित है और उड़ीसा में जो वहां की स्वदेशी भाषा है उसका प्रचार प्रसार करने में इन्होंने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है माफ करिएगा। तो ये भारतीय शिक्षाविद है और साथ ही साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता है, जिनका क्या नाम है, इनका डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। और इनको ढाका में जो है बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने इनको अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, अब बात करें ये पुरस्कार पाने वाले जो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा है, जिनको यहाँ पे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय भी हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्टार क्वेश्चन है, अवार्ड से रिलेटेड है और इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने देखिए क्या काम किया था, जो उड़ीसा पे जो हाशिए पे पड़ी जो भाषाएं थी जिनका इस्तेमाल धीरे धीरे कम होने लगा था, जो विलुप्त होने लगी थी, उन भाषाओं और संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया था, जिस वजह से इनको जो है सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा ये जो अंतरराष्ट्रीय मदर टंग लैंग्वेज जो दिया गया है, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये मदर लैंग्वेज अवार्ड जो दिया गया है, एक आपका इंटरनेशनल दिया गया है, दूसरा नेशनल दिया गया। तो इंटरनेशनल 2 लोगों को दिया गया है, एक तो आपका भारतीय है, ठीक है, महेंद्र मिश्रा जी को, और वही बात करें जो दूसरे हैं वो देखिए कौन है, तो ये एक संस्था, एक सोसाइटी है, मदर लैंग्वेज लवर्स ऑफ वर्ल्ड सोसाइटी, जो कि वैंकूवर कनाडा की है, उसको जो है अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में, जो कि हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 फरवरी को मनाया जाता है। और कितनी बार मैंने कहा है आपसे, जब भी हम दिवस को डिस्कस करते हैं तो हमारे लिए थीम और विषय दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही बात करें इस साल जो 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है, उसकी थीम देखिए क्या है, बहुभाषीय शिक्षा, शिक्षा में बदलाव के लिए जरूरी, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ये क्या है इसका दोस्तों, ये थीम थी। ठीक है, तो डेज के साथ साथ थीम और ये अवार्ड भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में लाल मिर्च की तेजा किस्म प्रचलित है। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में तेजा किस्म है जो कि लाल मिर्च की है और ये जो काफी इस समय प्रचलित है, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। ये किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है तेलंगाना राज्य से ये संबंधित है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखा जाए ये निर्यात बाजार में इसका काफी ज्यादा निर्यात होता है, काफी ट्रेड होता है, बाहर के देशों में इसकी बहुत डिमांड है, इसकी इस तेजा मिर्च की जो कि संबंधित है तेलंगाना से। इसका इस्तेमाल देखिए पाक यानी कि एक तरीके से खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, औषधि गुण भी है इसके, मेडिसिन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारे इसके व्यापक इस्तेमाल है, जिस कारण से ये जो लाल मिर्च की लोकप्रिय प्रजाति यानी कि किस्म है तेजा किस्म, ये काफी ज्यादा प्रचलित है और ये तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो तेजा किस्म है इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो बढ़ती मांग है, एक तेलंगाना में बाजार है जिसका नाम है खम्मम कृषि बाजार, उससे काफी ज्यादा इसको मदद मिल रही है। और खम्मम जो कृषि बाजार है ये तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा मिर्च यार्ड भी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो आपसे खम्मम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं खम्मम जिला जो कि तेलंगाना से संबंधित है, ये सबसे बड़ा लाल मिर्च की तेजा किस्म का ये सबसे बड़ा उत्पादक है, जो इस तीखे फल का प्रमुख निर्यातक भी। ध्यान रखिएगा मिर्च को फल की कैटेगरी में रखा जाता है, सब्जी की कैटेगरी में नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा उत्पादक जो है देखिए तेजा मिर्च जो है, तेजा किस्म जो है मिर्च की, वो तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना के भी अंदर अगर आपसे पर्टिकुलर पूछ दे कौन सा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, तो खम्मम जिला ये सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है इसका। ठीक है, और वहां का जो है दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय बाजार है यहाँ पे। ठीक है, कृषि बाजार है तेलंगाना का।
बात करें इस मिर्च के बारे में तो देखिए जो तेजा मिर्च है इसमें देखिए एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है ओलेरोसिन। ठीक है, ये ओलेरोसिन एक प्राकृतिक तत्व है और जिस कारण से इसकी भारी मांग है इसी तत्व की वजह से जो इस मिर्च में पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? ओलेरोसिन का उपयोग देखा जाए जो काली मिर्च का स्प्रे है उसको बनाने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस मिर्च की जो डिमांड है बहुत ज्यादा वो चीन में है, बांग्लादेश में और कुछ अन्य जो दक्षिण एशियाई देश है उसमें बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, तो बहुत ज्यादा निर्यात यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो तेजा किस्म जो है ये मिर्च से संबंधित है, किस राज्य में प्रचलित है? तेलंगाना में प्रचलित है। मिर्च की बात करें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया मिर्च जो है वो फल की श्रेणी में आता है और ये किस परिवार का सदस्य है? तो नाइट शेड जिसको सोलानेसी इस परिवार का सदस्य ये है। ठीक है, जिस परिवार में देखिए टमाटर, चेरी, बैंगन ये सब जो है संबंधित है उसी कैटेगरी में मिर्च भी आता है। तो ऐसा नहीं कि हम मिर्च का इस्तेमाल सब्जी में करते हैं तो सब्जी की श्रेणी में आ जाता है, नहीं, ध्यान रखिएगा मिर्च जो है वो फल की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तो तेलंगाना देखिए ये इंडिया का मैप है और तेलंगाना देखिए बहुत अभी नया ही स्टेट बना था 2 जून 2014 को। ठीक है, किससे अलग हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया स्टेट बनाया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि तेलंगाना जो कि पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है यानी कि चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है, इसकी कोई भी सामुद्रिक सीमा नहीं है। अगर देखा जाए इसकी जो सीमा देखिए किससे किससे लग रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, फिर तमिलनाडु से इसकी सीमा जो है लग रही है। वही बात करें है इसकी कैपिटल की तो हैदराबाद जो है वो इसका कैपिटल है, जो कभी आंध्र प्रदेश का कैपिटल हुआ करता था। और यहाँ बात करें इसके जो मुख्यमंत्री है वो के चंद्रशेखर राव है। गवर्नर की बात किया जाए दोस्तों तो तमिलिसाई सौंदरराजन जो है वो यहाँ की गवर्नर है। संसदीय क्षेत्र की या फिर विधानमंडल की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा में 119 सीटें हैं और विधान परिषद में 40 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र की दोस्तों बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 7 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी जो है 17 सीटें हैं। तो ये था दोस्तों इससे संबंधित तथ्य था। आइए और पहले आप मुझे बताइए आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या बनाई गई है? बिहार फिलहाल में किसे जो है घोषित किया गया कि आंध्र प्रदेश की वो कैपिटल होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहां दुनिया की सबसे बड़ी एकल विद्युत प्रदर्शनी इलेक्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये इलेक्रामा क्या है? ये एक एकल विद्युत प्रदर्शनी है जिसका इस साल 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल विद्युत प्रदर्शनी है। कहां पे आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है ये अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यूपी स्पेशल भी हो जाता है करंट के साथ साथ, तो इसको स्टार करिएगा। आइए इसके बारे में बात करें तो विद्युत मंत्री जो है आर.के. सिंह, उन्होंने जो ग्रेटर नोएडा में दुनिया के सबसे बड़ी, ठीक है, एकल विद्युत प्रदर्शनी क्या नाम है? इलेक्रामा 2023, इसके 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। किसने किया दोस्तों? जो मंत्री है विद्युत मंत्री, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, 15वां संस्करण था। यहाँ पे बात करें जो ऊर्जा मंत्रालय है, ठीक है, भारत सरकार का जो ऊर्जा मंत्रालय है, ये जो प्रदर्शनी आयोजित की गई है ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, उस प्रदर्शनी के दौरान उन्होंने भारत सरकार ने जो कुछ भी ऊर्जा क्षेत्र में जो प्रगति किया है, जो कार्य किया है, उसका पूरा प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया गया है। ठीक है, और इसी दौरान देखा जाए एक कंपनी है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशन देने वाली कंपनी जिसका नाम है डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने जो है IoT बेस्ड स्मार्ट ग्रीन सोल्यूशन की बड़ी रेंज को दुनिया के सामने भी पेश किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए जो इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट हुआ था जिसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया था, कहाँ दोस्तों? तो ये न्यू दिल्ली में, माफ करिए नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट। ठीक है, कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण। वही बात करें राजस्थान के जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन, स्टोन मार्ट होते हैं पत्थर, तो उसका जो है स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो था उसका 11वां संस्करण इस साल आयोजित किया गया था। कहाँ दोस्तों? जयपुर में। वही जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण इस साल आयोजित किया गया है, कहाँ पे? मुंबई में आयोजित किया है। तो ये देखिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे थे, करंट में थे और आपके लिए जरूरी है, तो इनको भी साथ में देखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जीनस 1 लॉन्च किया गया है? तो ये पहला क्लाउड निर्मित जो है प्रदर्शन उपग्रह सैटेलाइट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जीनस 1 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो के द्वारा किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा दुनिया का पहला, ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का पहला है क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह सैटेलाइट जीनस 1, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये निर्मित किया गया था, ठीक है, किसके साथ? तो यहाँ पे जीनस 1 जो है सैटेलाइट वो आपका एंट्रीज के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो उपग्रह, ये जो सैटेलाइट है, इसको कहाँ से जो है लॉन्च किया गया? तो ये इसरो के द्वारा जो विकसित किया गया है रॉकेट, जिसका नाम है SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2, इस रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो जीनस 1 है, ठीक है, जीनस 1 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्तों? ये श्रीहरिकोटा में है, ठीक है, श्रीहरिकोटा में है, जो कि कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो यहां से जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन सैटेलाइट उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से? SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 रॉकेट से किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा विकसित SD3385 नामक नई किस्म किस फसल से संबंधित है? देखिए, एक नई किस्म विकसित की गई है ICAR के द्वारा, जिसका नाम है HD3385। ये फसल जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, चावल, गेहूं, सरसों, बाजरा। तो करेक्ट आंसर पे दोस्तों चला जाए तो ये है गेहूं से संबंधित है, ठीक है, गेहूं से ये संबंधित है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान रिसर्च यानी कि देखा जाए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इसने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। क्या नाम है? HD3385। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आरओ में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये जो किस्म है जो विकसित की गई है, या फिर ऑप्शन दे देगा किससे संबंधित है। तो SD338 जो है ये गेहूं की एक नई किस्म है, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान रिसर्च जो है अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी विशेषताओं की बात करें, इस जो है गेहूं की जो नई किस्म है, ये मौसम में बदलाव के साथ साथ जो बढ़ती गर्मी की चुनौती, उन सब का ये सामना कर सकता है। ध्यान रखिएगा, गेहूं की दोस्तों बात किया जाए तो देखिए 2 तरह की फसलें होती हैं, 2 क्या 3 तरह की होती है। एक तो होती खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, ठीक है। जो आपकी खरीफ की फसल होती है गर्मियों के दिनों में जो है बोई जाती है, ठंड आने से पहले कट की जाती है। और फिर देखते हैं रबी की फसल, ठीक है, रबी यानी कि ठंड की फसलें। रबी की फसलों की दोस्तों बात करें तो ये ज्यादातर जो है अक्टूबर वगैरह के महीने में ये बोई जाती है और फिर आगे चल करके अप्रैल, ठीक है, और मई में काट ली जाती है, ठीक है, अप्रैल मई में इसको काट लिया जाता है। वही बात करें तो ये सब जो फसल है रबी की फसलों पे वर्षा के मौसम का जो है वर्षा का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। और अगर हम इसके अंतर्गत देखें, जो मुख्य फसलें आपसे कई बार पूछा है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य फसलें, एक तो आप देख रहे हैं गेहूं है, ठीक है, गेहूं की बात करते हैं हम। उसके बाद देखिए सरसों है, ठीक है, सरसों की बात किया जाए तो फिर क्या हो गया? मटर हो गया, मटर भी जो कि इसके अंतर्गत आता है। जौ हो गया, ठीक है, चना हो गया। ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं और इनको इस महीने यानी कि अप्रैल से मई के बीच में काटा जाता है। लेकिन ये जो नई फसल विकसित की गई है ये जो है बहुत जल्दी बुआई के लिए अनुकूल है। एक तो जल्दी से इसकी बुआई हो जाती है, दूसरा ये गर्मी के प्रकोप से भी खुद को बचा लेगी और इस फसल को मार्च महीने समाप्त होने से पहले ही काट लिया जाएगा, यानी कि बहुत जल्दी ये फसल तैयार हो जाएगी। तो जितना जल्दी तैयार होगी उतनी ज्यादा लोगों की जो है डिमांड को ये फुलफिल भी कर सकेगी। तो ये जो नई किस्म है ये मार्च महीने के पहले समाप्त होने से पहले जो है ये विकसित हो जाएगी। नहीं तो देखा जाए रबी की फसलें क्या है अप्रैल मई तक जो है तैयार होती है, फिर उसी समय उनको काटा जाता है, ठीक है।
बात करें इसके बारे में, ICAR जो है इसने जो है SD 338 जो पौधों को किस्म और किसानों के अधिकार प्राधिकरण के संरक्षण के साथ इसको पंजीकृत किया है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 29 यहाँ पे देखा जाए कितना 1929 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पर्टिकुलर डेट भी पूछ दे तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 16 जुलाई को। ठीक है, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। देखिए ध्यान रखिएगा जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है वो कृषि मंत्री होता है। जो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है उसका प्रेसिडेंट होता है। वर्तमान में देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसके प्रेसिडेंट कौन हो गए? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन अगर आपसे पूछ दे डायरेक्टर जनरल DG अगर कौन है इस परिषद का, तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा वो है हिमांशु पाठक। आप लिख सकते हैं। ठीक है, हिमांशु पाठक। ठीक है, ये है। ये बात करें, ये ध्यान रखिएगा ये एक स्वायत्त निकाय है। दूसरी बात करें तो इसको जब ये स्थापित हुआ था 1929 में, तो ये किस नाम से स्थापित हुआ दोस्तों? इसको क्या नाम था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, आगे जाकर के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये हो गया था, लेकिन शुरुआत में इसका नाम जो था वो ये था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय द्वारा कहाँ महत्वाकांक्षी वार्षिक कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद आयोजित किया जा रहा है? तो ये एशिया आर्थिक संवाद है जो कि आयोजित किया जा रहा है विदेश मंत्रालय के द्वारा। कहाँ दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर C। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये 7वां संस्करण है एशिया आर्थिक संवाद का। ठीक है, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ये पुणे में आयोजित किया जा रहा है और ये आज की तारीख यानी कि 25 तारीख तक इसका आयोजन किया जाएगा। चूंकि ये आर्थिक क्षेत्र से संबंधित ये संवाद है, यानी कि लोगों के बीच में ये बैठ करके वार्तालाप होगा और ये विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, कौन है भाई? विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। और इनके साथ साथ देखिए किन किन लोगों के बीच में वार्तालाप हुई है उद्घाटन समारोह के दौरान। तो जो यहाँ पे भूटान के जो मंत्री हैं, ठीक है, लियोनपो नामगाय शेरिंग, और साथ ही साथ जो मालदीव के विदेश मंत्री इब्राहिम अमीर, उन लोगों के बीच में जो है इन 3 नेताओं के बीच में, इन 3 जो है प्रमुख के बीच में क्या हुआ है? वार्तालाप हुई है, संवाद किया गया है। और इस संवाद में ध्यान रखिएगा ये जो एशिया आर्थिक संवाद है ये विदेश मंत्रालय के द्वारा हर साल, ठीक है, आयोजित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वार्षिक संवाद है और जिसे अभी जो आयोजित किया गया है वो पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस साल की थीम की बात करें जो कि 7वां एशिया आर्थिक संवाद की थीम क्या है दोस्तों? एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था। ये क्या है? ये इसकी थीम है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा ये 7वां एशियाई आर्थिक संवाद है जिसकी शुरुआत पुणे में हुई है। आइए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है? ध्यान रखिएगा क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है, अभी तक देखिए गवर्नमेंट जो यहाँ पे कोर्ट के जो डिसीजन आते थे, निर्णय जो आते हैं वो इंग्लिश में आते थे ज्यादातर। अब ये पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जिसने जो अपना निर्णय दिया है वो स्थानीय भाषा में दिया है, यानी क्षेत्रीय भाषा में दिया है। ये ऐसा करने वाला पहला न्यायालय कौन बन गया है भारत का? तो ये ध्यान रखिएगा केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं जो केरल का जो उच्च न्यायालय है उसने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय को है प्रकाशित किया है और ऐसा करने वाला ये पहला उच्च न्यायालय बन गया है। ठीक है, कौन सा न्यायालय? केरल उच्च न्यायालय। इसने जो निर्णय दिया है केरल उच्च न्यायालय ने 21 तारीख को जो है 2 हालिया निर्णय जारी किए थे। किस भाषा में दोस्तों? तो मलयालम भाषा में। ठीक है, मलयालम भाषा में निर्णय जारी किया गया। इसके पहले भी ध्यान रखिएगा अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, एक कार्यवाही थी, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कार्य किया गया था, ठीक है, एक परीक्षण के रूप में कार्य किया गया था। उसके ठीक एक दिन के बाद ये निर्णय दिया गया है वहां के क्षेत्रीय भाषा में, मलयालम भाषा में। तो देखिए वो कौन सा कार्य था? तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कार्यवाही को, ठीक है, लिप्यंतरित करने के लिए एक
एक, ठीक है, लाइन ट्रांसक्रिप्शन सेवा का परीक्षण शुरू किया था। ठीक है, तो इसके बाद से जो है उसके इसी सेवा के बाद से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की इसी सेवा के बाद से केरल उच्च न्यायालय ने एक दिन के बाद ही ये प्रकाशित किया निर्णय क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा थी? यहाँ पे मलयालम भाषा थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, एक टूल जो है विकसित कर रहा है। ठीक है, इस टूल को विकसित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? एक कमेटी बैठाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी। टूल क्या है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए एक सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? सुवास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी सॉफ्टवेयर को, ठीक है, विकसित करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ओपन सोर्स जुडिशियली डोमेन लैंग्वेज, ठीक है, ट्रांसलेशन टूल विकसित किया है। ठीक है, इसको विकसित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का गठन किया है। ध्यान रखिएगा, ये सॉफ्टवेयर, ध्यान रखिएगा, सुवास यानी कि सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए, ठीक है, एक टूल जो है, सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए एक टूल बनाने के लिए या फिर इसी के लिए एक कमेटी बैठाई गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का गठन किया गया है। और ये टूल क्या है? ओपन सोर्स जुडिशियली डोमेन लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल। और ध्यान रखिएगा, सुवास क्या है? ये सॉफ्टवेयर किस काम आएगा? तो ये जो सुवास है, ये अंग्रेजी, देखिए जितने भी जो निर्णय दिए जाते हैं वो इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज में दिए जाते हैं। तो जो इंग्लिश भाषा से, यानी कि अंग्रेजी से स्थानीय भाषा में निर्णयों का अनुवाद करने में ये मदद करेगा। ठीक है, तो यहां से आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? सुवास, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, जो कि अंग्रेजी से स्थानीय भाषा में निर्णयों को क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। और बाकी ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका, रूस और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मोसी 2 आयोजित किया जा रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, नौसैनिक अभ्यास है 3 देशों के बीच, दक्षिण अफ्रीका, रूस और एक देश के बीच। क्या नाम है? मोसी 2। और ये इसमें शामिल है तीसरा देश चीन। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन, ठीक है, ये 3 देश मिलकर के एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम है मोसी 2। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मोसी 2 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका के तट पर हिंद महासागर में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ये जो अभ्यास है ये 27 फरवरी तक चलेगा और ये दक्षिण अफ्रीका के प्रांत, ठीक है, क्वाजुलु नताल के तट पर बंदरगाह शहर डरबन के बीच क्षेत्र में और रिचर्स बे तक चलाया जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है इस क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा, 27 फरवरी तक चलेगा। ध्यान रखिएगा, मोसी 2 एक नौसैनिक अभ्यास है, 3 देश शामिल हैं, दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन। ठीक है, इस त्रिपक्षीय अभ्यास की बात करें, जो भी इसमें जो भाग लेने वाले जो देश हैं उनको ऑपरेशनल नौसैनिक प्रणालियों को सहयोग करने, संयुक्त कमान और नियंत्रण सुधार करने में यह अभ्यास मदद करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चूंकि ये मोसी 2 है यानी कि ये सीरीज का दूसरा संस्करण था। ठीक है, ये जो त्रिपक्षीय अभ्यास है, अभ्यास सीरीज का ये दूसरा संस्करण था। तो ये अगर पहले की बात करें कि पहला अभ्यास कब हुआ था दोस्तों, तो इसका जो पहला अभ्यास हुआ था वो पिछला अभ्यास यानी कि 19 नवंबर, यहाँ पे नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था अटलांटिक सागर में। ये भी देखिए हिंद महासागर में आयोजित किया गया। और ये देखिए जो अफ्रीका है, यहाँ पे अफ्रीका का एक शहर है केपटाउन। ठीक है, तो केपटाउन जो कि दक्षिण पश्चिम केपटाउन में, केपटाउन के पार्क में आयोजित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के, तो अटलांटिक वाले क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस बार हिंद महासागर वाले क्षेत्र में मोसी 2 को आयोजित किया गया है। तो कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन। ठीक है, आइए और आज के लास्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अवार्ड से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ज्ञानपन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार, इसको देखिए किसको चुना गया है देने के लिए? तो वी मधुसूदन नायर को जो है ज्ञानपन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये प्रसिद्ध कवि है, ठीक है, क्या नाम है? वी मधुसूदन नायर, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इनको साहित्य में जो इन्होंने योगदान दिया है उस योगदान को सम्मानित करने के लिए इन्हें जो है ज्ञानपन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार इनको जो है इसके तहत क्या पुरस्कार दिया जाएगा? तो इनको यहाँ पे 50,000 एक जो है नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ साथ इनको जो है गुरु वायुरप्पन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु वायुरप्पन का एक सोने का लॉकेट और साथ एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है,
मधुसूदन नायर की बात किया जाए तो ये एक भारतीय कवि है और साथ ही साथ ये मलयालम साहित्य के आलोचक हैं और इन्होंने जो है इसी पाठ के माध्यम से कविता को लोकप्रिय बनाने में ये जो इन्होंने योगदान दिया उस योगदान को सराहा गया है, इनको सराहा जो है श्रेय दिया जाता है। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की देखिए जो स्थापना की गई थी वो देव सोमन के द्वारा की गई थी। किसकी स्मृति में? तो पोंथनम नंबूथिरी के स्मृति में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये था हमारा आज का 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। आइए, ये है आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर की उपस्थिति में गल्फुट दुबई में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। किसने किया? खाद्य एवं जो प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस ने किया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें एक चीज और मिला कि संयुक्त जो अरब अमीरात है उसमें भारत के राजदूत कौन है दोस्तों? संजय सुधीर। देखिए फिर से हम लोगों ने यूएई की बात की। ठीक है, अबू धाबी इसकी कैपिटल है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं भारतीय मुक्केबाज टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? दमित्री दमित्रुक को। ठीक है, वही बात करें ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड मेडल जीता। किसने दोस्तों? ये भारत ने जीता है। वही देखें गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या नाम है? ओम प्रकाश कोहली। ठीक, और हमारा आज का लास्ट MCQ यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द डे है कि जो दिवंगत, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ये देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत। उनके सम्मान में श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई। किस देश ने दोस्तों? श्रीलंका ने। ठीक है, श्रीलंका ने जो श्री मुक्तिनाथ मंदिर में जो इनके सम्मान में घंटी लगाई। कौन थे दोस्तों? ये बिपिन रावत जी थे जो कि देश के पहले कौन थे? चीफ डिफेंस ऑफ, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताइए वर्तमान में कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? कौन है? ठीक है, ये पहले थे बिपिन रावत थे, वर्तमान में इस पद पे कौन है आप मुझे बताएं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ और फैक्ट्स ऑफ द डे। इस दौरान मैंने बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे और साथ में ये भी मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक का जितना भी आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा है उसका रिवीजन भी आप लोग प्रॉपर वे से करेंगे। ठीक है, जिसका आप लोगों ने जो नोट्स बनाई है आप मुझे बताइए कितने लोग अपनी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। जो लोग रिवीजन करें, कल है संडे, अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है, बाकी हम लोग डेली इसी तरीके से करंट अफेयर की क्लास में मिलते रहेंगे और करंट अफेयर्स की क्लास का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए। चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।